सभी का स्वागत है फिर से इस वीडियो लेक्चर सेशन में। तो पिछले वीडियो लेक्चर सेशन में मैंने कोठारी आयोग के बारे में चर्चा की थी, जिसकी स्थापना 1964 को हुई थी। और मैंने आपको ये कहा था कि उसके जो सुझाव थे उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट सुझाव था कि एक राष्ट्रव्यापी नीति होना चाहिए। तो कोठारी आयोग के सुझाव से जो पहला राष्ट्र शिक्षा नीति आया वह है 1968 में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के सुझाव से आया। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या सुझाव दिए गए थे। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो कोठारी आयोग में जो सुझाव दिए गए थे उसी को एक पॉलिसी के रूप में रखा गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और जो जो कोठारी आयोग में जो संस्तुतियाँ दी गई थी लगभग वही जो चीज़ें हैं वही इस पॉलिसी में आपको मिलेंगे। तो इंदिरा गांधी जी के समय में यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो इसमें पहला जो सुझाव दिया गया था निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, जो मैंने पहले ही कहा था कोठारी आयोग में भी वही चीज़ें बताई गई थी कि जो 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लेकर के प्रयास किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 10+2+3 का समान शैक्षिक ढांचा, मतलब कि पूरे देश में एक समरूपता स्थापित हो सके, एक ही ढांचा होना चाहिए। तो उसके लिए 10+2+3 मतलब कि 10 साल का जो सामान्य शिक्षा, फिर 2 साल का उच्च माध्यमिक शिक्षा और 3 साल का जो डिग्री कोर्स का ये जो ढांचा है वो पूरे देश में लागू किया जा सके, उसका सुझाव दिया गया था। फिर उसके बाद में तीसरा जो सुझाव दिया गया था वो है विज्ञान गणित को सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए। मतलब कि जो 10 साल का जो 10 साल तक का क्या था सामान्य शिक्षा था, उसमें विज्ञान और गणित को एक इम्पॉर्टेंट मतलब उसको स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के उन्नति के लिए। विज्ञान की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, शोध बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इसको एक विशेष स्थान दिया जाए, उसको एक अभिन्न अंग बनाया जाए सामान्य शिक्षा में। फिर उसके बाद में चौथा कार्यानुभव और राष्ट्रीय सेवा, मतलब कि जो हमारे देश में सेवा की भावना, बच्चों में सेवा की भावना जागृत हो सके, वह आत्मनिर्भर बन सके। जो भी सहभागिता है, एक दूसरे से कैसे हम सहभागिता करें, उन सब चीज़ों के लिए एक तरीके से अपने जीवन के लिए बच्चे तैयार हो सके और उनके अंदर एक सेवा भाव एक तरीके से डेवलप हो सके। और जो इसमें ये भी कहा गया था कि नेशनल यूनिटी, मतलब कि एकता और अखंडता, हमारे देश में एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए भी पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारे जो भी करिकुलम में उस पुस्तकों से वैसा प्रयास किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में प्रतिभा की खोज, मतलब कि जो प्रतिभा है हमारे बच्चों में वह बचपन से ही जो टीचर्स हैं या जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रयास करे कि जो प्रतिभा है उसका बचपन से ही खोज किया जाए, ताकि उनके पोटेंशियल को और आगे बढ़ाया जा सके। और वो खोज या तो एग्ज़ाम के थ्रू हो, या तो ये देखा जाए कि किस में वह ज़्यादा मार्क्स पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चों में क्या जो हिडन पोटेंशियलिटी है वो मतलब कि उभर के आए, इसका जो प्रयास है वह टीचर्स को या सोसाइटी को करना चाहिए। फिर उसके बाद में कृषि तथा उद्योगों के लिए शिक्षा, इसमें यह कहा गया था कि जो विश्वविद्यालय है, मतलब कि राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए हर राज्य में। और बाकी भी जो विश्वविद्यालय है उसमें एक कृषि का विभाग स्थापित किया जा सकता है। अपने जो भी मतलब कि अगर कोई भी ज़रूरत के हिसाब से जो एक डिपार्टमेंट, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्थापित किया जा सकता है और एक स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाना चाहिए।
फिर सातवां है कि शिक्षा के अवसरों का समानीकरण, मतलब कि हर वर्ग को शिक्षा मिल सके, हर मतलब कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके, इसकी जो है प्रयास की जानी चाहिए ताकि जो भी पिछड़े जाति है या फिर जो भी विकलांग है या महिलाओं के लिए शिक्षा का विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस तरीके के पॉलिसीज़ या स्कीम्स लाए जाए गवर्नमेंट में जो शिक्षा को मतलब कि हर का अवसर हर वर्ग को दे सके। फिर उसके बाद में भाषाओं का विकास, मैंने ये कहा था कि त्रिभाषीय सूत्र का जो शिक्षा है वह 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत दिया जाए। जो हिंदी भाषीय क्षेत्र है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, एक तरीके से आधुनिक भारतीय भाषा में जो साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेस है उसको प्राथमिकता दी जाए। और जहाँ पे हिंदी जो है वह भाषा नहीं है, जो हिंदी भाषा क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे उसका क्षेत्रीय भाषा हो, इंग्लिश हो और उसके साथ साथ हिंदी हो। तो इस तरीके से त्रिभाषीय सूत्र जो है उस हिसाब से जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद में और एक चीज़ है कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, मतलब कि जो नॉर्मल बोलचाल का जो भाषा है उसको उसमें हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर 9वां है कि अध्यापकों की सुविधा के लिए जो भी उनके स्व अध्ययन के लिए या उनके जो भी उनको ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए कि वो अच्छे से अच्छे लेख लिख सके, पुस्तक लिख सके। फिर उनके वेतन वृद्धि या प्रोन्नति को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसको जो है उन समस्याओं को समाधान किया जाना चाहिए। दुर्गम स्थान में अध्यापक शिक्षा देने जाए उसको लेकर प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है अध्यापकों की सुविधा के लिए भी यहाँ पे बताया गया था। फिर प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, मतलब जो भी जिनकी उम्र हो चुकी है वो शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनको एक जनरल एजुकेशन दिया जाए जिसमें वो लोग पढ़ सके, लिख सके, या फिर जो गणितीय जो भी सामान्य गणित की शिक्षा उनको दी जा सके ताकि वह स्वावलंबी बन सके, वो उनको अपना अधिकार समझ में आ सके। एक तरीके से यह जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा जो है वह हर मतलब उम्र तक पहुंच सके। हर उम्र मतलब ऐसा नहीं कि जो छूट गए हैं वो शिक्षा प्राप्त ही ना कर सके, वो भी मतलब कि एक जनरल एजुकेशन उनको भी मिल सके और जो निरक्षरता है, जो इलिटरेसी है, वो ख़त्म हो सके हमारे देश में, उसकी कोशिश की जानी चाहिए। तो उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा का भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। फिर उसके बाद में पुस्तकों का उत्पादन, मतलब कि पुस्तकें जो है वह सस्ती होनी चाहिए और जो विषय के विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छे पुस्तकें लिख सके और इजी लैंग्वेज में लिख सके बच्चे, ताकि उसको आसानी से समझ सके और बच्चों तक उसकी पहुंच हो सके। मतलब कि उसका जो कॉस्ट है वह कम होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से पुस्तकें खरीद सकें। फिर उसके बाद में राष्ट्र आय का 6%, मतलब कि जो शिक्षा में 6% तक जो है राष्ट्र आय का व्यय किया जाना चाहिए। शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा व्यय किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके। उसके साथ साथ खेल कूद वगैरह में भी बताया गया था कि खेल कूद में जो है मतलब ऐसे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें खेल का ऐसा बड़ा प्रांगण होना चाहिए। उनके फ़िज़िकल डेवलपमेंट में बच्चों के फ़िज़िकल डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बहुत ही अच्छे सुझाव दिए गए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। पर जो एक तरीके से होता है ना कि किसी भी शिक्षा नीति का पूरे क्षमता में देश में लागू हो पाना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मतलब कि एकदम ही नहीं हो पाया था, हुआ था। अभी भी हम लोग 10+2 के +3 के जो ढांचा है उसी से हम लोग शिक्षा ले रहे हैं। काफ़ी कुछ हुआ कि विज्ञान और गणित के प्रति मतलब कि उस अभिन्न अंग बनाया गया, काफ़ी कुछ हुआ, बट अपने पूरी क्षमता से वो लागू नहीं हो पाया। जिसका मुख्य कारण था
कि जो शिक्षा है उस समय राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची का विषय था। संवर्ती सूची में कब आया? 42nd अमेंडमेंट 1976 में शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची में आया। मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों की ही जिम्मेदारी बनी शिक्षा के प्रति। पर जब शिक्षा सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची में था तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि राज्य सरकारें सही से पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में दूसरा है क्रियान्वयन की पक्की योजना नहीं बन पाई। मतलब किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो वो चीज़ भी लैक हो गया था। तो उसके लिए भी यह पॉलिसी नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ फंडिंग की भी समस्या थी, उस समय वित्तीय समस्या भी थी, जिसके वजह से भी ये नहीं हो पाया। और एक चीज़ है, उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी हमारे देश में, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल भी था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 68 में क्या हुआ था, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 71 में वॉर हुआ, बांग्लादेश का वॉर हुआ। फिर 73 में एक पूरे मतलब विश्व में एक ऑयल क्राइसिस हो गया था, जिसके वजह से हमारे देश में जो है इकोनॉमिक कंडीशंस जो है मतलब हर चीज़ का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, जिसके वजह से गुजरात में छात्रों ने आंदोलन किए थे, बिहार में छात्रों ने आंदोलन किए थे। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी पॉलिसी हो या कोई भी स्कीम हो, वो अपने पूरे पोटेंशियल में तब लागू हो सकती है जब उस देश की जो राष्ट्रीय स्थिति है वह स्टेबल रहे। अगर वो अनस्टेबल कंडीशन में रहता है, अगर राजनीति उथल पुथल रहती है, तो जो पॉलिसी है वो पूरे अपने पोटेंशियल में लागू नहीं किया जा सकता है। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा, जब इंदिरा गांधी जी का समय था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जब मतलब कि 73 में काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुए, 74 में भी मतलब कि एक तरीके से कहा जाता है कि हमारे देश में सर्वाधिक जो स्ट्राइक है 74 में हुए थे। उस समय रेलवे का भी स्ट्राइक था। फिर उसके बाद में जो जेपी आंदोलन फिर स्टार्ट हो गया, जयप्रकाश नारायण का जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर 75 में एमरजेंसी लगती है। फिर 77 में 2 साल एमरजेंसी का पीरियड रहता है। 77 में जो है एमरजेंसी हटा दी जाती है, पर जो इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट है वो गिर जाता है और जनता पार्टी का उदय हो जाता है। मतलब कि एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है। और उसमें क्या होता है कि उसमें वह एक अलग शिक्षा नीति लेकर आते हैं, मतलब ड्राफ्ट शिक्षा नीति 1979। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जनता पार्टी 2 साल तक थी। ठीक है, तो उसी में जो है 80 में फिर से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ गई। तो फिर 1979 में जो जनता पार्टी है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में लेकर आई थी। तो उसमें जो है जो भी संस्तुतियाँ हैं वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कशन करूँगी। तो यही होता है कि जब गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो पिछला जो नीति है या जो पॉलिसी है वो उस हिसाब से लागू नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से कोई भी पॉलिसी को लेकर आते हैं। तो जो जनता पार्टी थी अपना जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 लेकर आई थी, पर जब 2 साल के बाद उनका गवर्नमेंट फॉल हो गया, फिर से इंदिरा गांधी जी 1980 में आ गई, तो फिर ये जो पॉलिसी है वो लागू नहीं हो पाया। और उसके बाद से फिर से जो 1968 का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसको रिवाइज किया गया और 1986 को फिर से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में काफ़ी सारे जो बदलाव हुए हैं वह 1986 के शिक्षा नीति से हुए हैं। तो आगे हम लोग थोड़ा सा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 जो जनता पार्टी के समय में हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट 1986 का जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।